हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय एंड वेलकम बैक इन डॉक्टर सरीना। आज हम बात करने वाले हैं ओमाइक्रॉन के ऊपर, जो कि एक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। जैसे कि आपको पता है, धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ में कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे कम होने लग गए थे और सबको ऐसे लगा कि अब लाइफ एज़ यूजुअल हो गई है, सब कुछ सेटल होने वाला है। तभी एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया। साउथ अफ्रीका में इसके केसेस बढ़े, अभी यूके और यूएस में इसके केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में भी इसके कई सारे केसेस अभी तक पाए जा चुके हैं। मीडिया में एक बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। तो मेरे को बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं और बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि ये ओमाइक्रॉन क्या है, कहीं वापस से तो ऐसा वेव नहीं आ जाएगा, पहले जैसे सेकेंड वेव में हालत हुई थी कि ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पूरा लॉकडाउन जैसा तो नहीं हो जाएगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और सॉरी, मैं आपसे पिछले 4-5 महीने में नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अभी इंडिया से यूके में मूव कर गया हूँ। मैं अभी लंदन में हूँ और मैंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, जो यूरोप का एक लीडिंग हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ पे भी जो कोरोना वायरस में अभी क्या चल रहा है, केसेस क्या हैं, किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा और उसके इंडिया में क्या इम्प्लिकेशंस हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये ओमाइक्रॉन है क्या। तो ओमाइक्रॉन एक तरह से कोरोना वायरस का वेरिएंट ही है। 24 नवंबर को सबसे पहले साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पाया कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ अनयूजुअल तरह का कोरोना वायरस पाया जा रहा है। फिर 26 नवंबर को WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। जैसे कि आपको पता है, दो तरह के कोरोना वायरस वेरिएंट हैं, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जो ज़्यादा सीवियर होते हैं, ज़्यादा जिनके फैलने की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादा डेडली डिजीज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन कर सकते हैं, उनको WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स में डालता है। तो इसको 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला गया। तो एक्चुअली ये बनते कैसे हैं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का, वो एक गोल से प्रोटीन में कवर्ड रहता है, जो कि एनवलप एक पूरा रहता है और उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स लगे रहते हैं, जिनको स्पाइक्स प्रोटीन बोलते हैं। तो जब एक कोरोना वायरस से दूसरे कोरोना वायरस का जन्म होता है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिनको कि बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, इनके चेंज होने से जो बना है दूसरा, उसको बोलेंगे हम म्यूटेटेड वायरस। तो ये एक म्यूटेटेड वायरस है। जैसे पहले अल्फा, बीटा, गामा ये बने, इस तरह के ये नहीं कि 5-6 ही बने, लगभग 100 से भी ज़्यादा अब तक म्यूटेशन हो चुके हैं कोरोना वायरस के अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको ही ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स में डाला जाता है, जो कि ये ओमाइक्रॉन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जब 100 से ज़्यादा वेरिएंट हैं और इतने ज़्यादा इनके वेरिएंट्स आ चुके हैं, तो अभी कोरोना वायरस में कंसर्न क्या है। देखिए, कंसर्न सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पहला इसका कंसर्न है, वो ये है कि इसमें 50 से भी ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं। जो ये स्पाइक प्रोटीन है, जो डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा के अंदर लगभग 9 के आसपास इतने म्यूटेशन थे। आप मानो कि ये ओमाइक्रॉन के अंदर ये 32 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं स्पाइक प्रोटीन के अंदर, और भी जो एनवलप है उसमें भी म्यूटेशन हुए हैं। तो कंसर्न वाली बात ये है कि जो वैक्सीन्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स पे काम करती हैं, तो इतने ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं, तो साइंटिस्ट को और जो भी सब है, सबको ये इसी बात का डर है कि वैक्सीन्स क्या इस पे इफेक्टिव हो पाएंगी या नहीं। ठीक है, दूसरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इसके जो फैलने की जो स्पीड है, जो इसका स्प्रेड है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो इसका है, ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कोरोना वायरस है, जैसे जो शुरू में अल्फा बीटा थे, उसके बाद डेल्टा आया, तो डेल्टा के बारे में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यही थी कि ये बहुत तेज़ी से फैलता था। और ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, ये डेल्टा से भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा एक मेन कंसर्न वाली बात है। अब बात कर लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई अच्छी खबर के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये पूरा खराब ही है। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि ये फैल तो बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है, जो भी इनिशियल स्टडीज़ में पाई गई है, वो बहुत ही कम है। जो साउथ अफ्रीका से इनिशियल स्टडीज़ आई हैं, उसमें डेथ रेट जो है डेल्टा के मुकाबले 10 गुना कम पाई गई है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्मल पैंडेमिक में क्या होता है, जैसे स्पेनिश फ्लू के टाइम में 1918 में हुआ था, कि वेव्स आती रहती हैं। धीरे धीरे जो बहुत खतरनाक वाला वायरस होता है, मोर सीवियर जो वायरस होता है, वो लेस सीवियर फॉर्म में चेंज होता चला जाता है और उसके बाद वेव्स आना बंद हो जाता है, और वो जो लेस सीवियर वाला वायरस है वो कम्युनिटी में रह जाता है। वो धीरे धीरे इस तरह के केसेस आते रहते हैं, जैसे कि फ्लू का है, इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, आते रहते हैं, वो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ओमाइक्रॉन जो है, ये इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के अंत की शुरुआत हो, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो रहा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा फैलेंगे, तो वहाँ से हर्ड इम्यूनिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी होगी
और इतना सीवियर है नहीं तो डेथ रेट कम होंगी, तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि मैं बता रहा था कि जो साउथ अफ्रीका से इनिशियल स्टडीज़ आई हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि जो वैक्सीन है, क्योंकि स्टडीज़ एक्चुअली फाइजर वैक्सीन पर ही और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन लगा है, कोविशील्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन जो है। जो बेसिक स्टडीज़ आई है वो कह रहे हैं कि फाइजर वैक्सीन इसके ऊपर इफेक्टिव है। इन्फेक्शन होने में तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो सीवियर इन्फेक्शन है कि हॉस्पिटल में एडमिशन और जो डेथ रेट है उसको रोकने में ये फाइजर का वैक्सीन ऑलमोस्ट 70% तक कारगर साबित हो रहा है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बूस्टर्स के बारे में। जैसे मैं अभी यूके में हूँ, तो यूके में सारे लोगों को कोरोना वायरस का बूस्टर वैक्सीन लेने के लिए कह दिया गया है और आज की तारीख में लगभग 38 से 40% लोगों ने कोरोना वायरस का बूस्टर, 2 वैक्सीन के बाद जो तीसरा बूस्टर वैक्सीन है वो ले लिया है। मैं भी मेरा बूस्टर डोज वैक्सीन ले चुका हूँ। तो अभी इंडिया में बूस्टर क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो ये कोरोना वायरस का जो मोस्ट इफेक्टिव अभी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो बूस्टर होना चाहिए, कि सबको बूस्टर के लिए अलाउ करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि बूस्टर डोज हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको बता सकूँ। अभी हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर कि इतना अलार्मिंग क्यों हो रहा है। सारे कंट्रीज इतने फायर फाइटर मोड में आ गए हैं, अफ्रीका से फ्लाइट्स बंद हो गए हैं और वापस से डर का सा जो माहौल बनने लगा है वो इसलिए कि जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, साउथ अफ्रीका में इनिशियली 3 वेव्स थी। अभी जो केसेस हैं वो ओमाइक्रॉन के इतने जल्दी आए हैं कि वो सबसे ज़्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में अभी पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो डेथ है, अच्छी बात यह है कि डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखो तो यूके के अंदर भी जो है केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन डेथ रेट भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इसीलिए हो रहा है, हमारा जो डर है वो इसीलिए है कि कोरोना वायरस के केसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी यूके में हूँ, यूके में भी कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। लंदन में 50% से ज़्यादा केसेस अभी ओमाइक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। गवर्नमेंट एकदम एक्टिव मोड में आ चुकी है, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस वापस से लगाए जा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर तक, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में ही मिलियन ऑफ केसेस कोरोना वायरस के हो सकते हैं यूके में। तो जो अभी यूके में कंडीशन है, हो सकता है वो कुछ हफ्ते या महीने के बाद इंडिया में भी हो। तो मैं जस्ट वार्न करना चाह रहा हूँ कि आप अपना खाना पीना अच्छे से रखें, अच्छी नींद लें, का एक्सरसाइज करते रहें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते रहें जो कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, सो अगले वीडियो में मैं आपसे जो पहली रियल टाइम स्टडी आई है ओमाइक्रॉन के ऊपर, अभी साउथ अफ्रीका से एक ओमाइक्रॉन के ऊपर एक रियल वर्ल्ड स्टडी आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।